इसमें देखें ये ख़बर तो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक पाकिस्तान का स्टेटस चेंज हो गया है फ्रॉम वो एक पूल ऑफ कंट्री था जो कि फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान पहले था, जहाँ जाहिर है कि जो कंट्रीज़ थे उनकी उस तरह की स्टैंडिंग नहीं है पूरी दुनिया में जिस तरह के इमर्जिंग मार्केट में गए। फॉर इंस्टेंस अगर आप सिर्फ जो इमर्जिंग मार्केट का करंट कंपोजिशन देखें तो इस साल की जो गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ अगले साल के लिए 5.7 प्रोजेक्ट की है, तो सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ नज़र आते हैं जो कि उससे ऊपर हैं इस इंडेक्स में। इंडिया है, फ़िलीपींस है और चाइना है। तो ये एक लीग डिफरेंट है जिसमें पाकिस्तान गया इन टर्म्स ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज़। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ज़्यादा बड़ा लीप नहीं है, कोई 300-400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिशनल। बट एक तरह का एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को मिला है जहाँ से कि पाकिस्तान अब आगे जा सकता है, बहुत सारी और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर सकता है। व्हेन यू पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ग्रुप, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो जो एक स्टेटस चेंज आता है उससे जो एक फील गुड फैक्टर क्रिएट होता है अबाउट दैट कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है जो चेंज ऑफ स्टेटस है उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया टेक्निकल भी हैं, इकोनॉमी पे भी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सारी चीज़ें वो देख के करते हैं। तो उससे एक मैसेज ये जाता है कि दीज पीपल हैव डन समथिंग टू डिज़र्व दिस स्टेटस। सो वो उसको कैपिटलाइज में ख्याल करना चाहिए एंड दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। और उसके अलावा आई थिंक हमारा वेट उसमें जो है ना वो सिर्फ 0.18 या 0.19 जो भी % है, बहुत ही छोटा वेट है। बट हम इंटरनली हमने डिस्कस किया यहाँ पे नेक्स्ट कैपिटल में, तो हमें एक चीज़ जो समझ आई है वो ये कि पाकिस्तान की स्टोरी बहुत बड़ी है, ये 0.19 वाली नहीं है। तो अगर आप इस स्टोरी को लेके चलें और लोगों को कन्विंस करें तो पाकिस्तान का वेट हमें लगता है जैसे 2% वेट वाली स्टोरी है पाकिस्तान की। और उसकी वजह ये है कि जब भी फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान का वेट सिर्फ 8% था, पर जो इंडेक्स में, लेकिन जो एक्टिव वेट है वो 13% है फ्रंटियर में। सो इसका मतलब है पीपल हैव ओवर इन्वेस्टेड, यानी ओवर जिसे कहना चाहिए ज़्यादा बड़ी पोजीशन ली है कंपेयर टू द वेट इन द इंडेक्स। सो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी वेट कम है बट वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान की स्टोरी बड़ी है एंड तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट वो हमारे पर है, हमारी कैपिटल मार्केट पे है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट कैन प्ले अ ह्यूज रोल हियर इन टर्म्स ऑफ नाउ कैपिटलाइजिंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को और मज़ीद बेहतर करें, और ये जो फ़ज़ा क्रिएट हुई है अगर इसमें इन्वेस्टर्स बाहर से आ सकते हैं, जितनी मेहनत इसको लाने के लिए हुई है उससे ज़्यादा चाहिए टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है ना वो यही है कि उस एक साल में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ज़्यादा बॉइंट होती है। हमने देखा है बाकी मार्केट्स को जहाँ पे जो अपग्रेड हुए थे, यूएई अपग्रेड हुआ, कतर अपग्रेड हुआ, तो उस एंटिसिपेशन में जो फील गुड फैक्टर क्रिएट होता है तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट आता है। आपने कल जैसे था, कल लोकल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, इसीलिए जो वैल्यू ट्रेडेड थी कल बहुत हाई थी। नॉर्मली इतनी हाई वैल्यू ट्रेड नहीं होती, मतलब कोई ऑलमोस्ट 22 बिलियन रुपीज़ की वैल्यू ट्रेड हुई है कल। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक्स। सो ये एक साल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हमारी लोकल मार्केट अच्छी रहेगी, और हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि एक साल के लिए हमें मौका मिलेगा कि हम जाएँ, प्लान करें, लोगों को कन्विंस करें जाकर कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए। जो पाकिस्तान की जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था वो स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड। देखिए, पाकिस्तान की जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे तो बात हो गई है, हमारी बड़ी स्टोरी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है जो कि हैज़ टू बी टोल्ड। अभी लोग शायद उतने अवेयर नहीं है। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है, आखिर वो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से बढ़ी है। तो हमें ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है अभी नज़र आ रही है, और जो हमारे इमर्जिंग मार्केट में एंट्री हुई है इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये आएगा कि कुछ सेक्टर्स की री रेटिंग होगी। और हम समझते हैं जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं,
सच एज बैंक्स, सीमेंट है, ऑयल मार्केटिंग है या ऑटोज़ है, वहाँ पर हमें बहुत बड़ी रेटिंग होती नज़र आ रही है. इवन इन नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स लाइक फर्टिलाइज़र, E&P जो है, यहाँ पर भी रेटिंग होगी में भी चले उतनी नहीं होगी. तो ये हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है जो कि हमें जाकर बतानी है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट. और ये हम सिर्फ एक लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात नहीं कर रहे. मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट इक्विटी को भी लेकर आएँ, क्योंकि जो सस्टेनेबल एक ग्रोथ है, ये तो चले सेकेंडरी मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, इससे सिर्फ एक जो लिस्टेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है उससे कोई फ़ायदा इकोनॉमी को तो डायरेक्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज आता है. लेकिन इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक स्टोरी है, कि हम किसी तरीके से जाकर प्राइवेट इक्विटी को प्रमोट करें. प्राइवेट इक्विटी पाकिस्तान में बिल्कुल काम नहीं हुआ है. उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं, स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं, दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. बट अगर हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वी शुड प्रायोरिटाइज सम एरियाज एंड प्राइवेट इक्विटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. हमें काम करना चाहिए. आई थिंक पाकिस्तान विल सी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सम ऑफ द गुड एरियाज लाइक पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बहुत बड़ी जहाँ पे काम होने जा रहा है. इतनी बड़ी आबादी है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं. और ये होगा. अगर थोड़ा सा प्लान कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और उस पर काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर टाइम के साथ होगा. ये तो इनिशिएटिव जो है, मेरा अपना ख्याल है कि जैसे कि हमने पाकिस्तान को अपग्रेड कराने में एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत जॉइंट रोल था. लीड इसमें भी SECP ने ली, लेकिन बहुत भरपूर पार्टिसिपेशन थी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि जो लॉबिंग थी दैट कंटिन्यूड इन द लास्ट 24 आवर्स, जो भी फॉरेन फंड्स थे उनके थ्रू, एंड सब पाकिस्तानी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कन्विंस किया जाए. सो बड़ी इंटेंस एफर्ट्स हुई हैं. और ये अगर कोई समझता है कि ये बिल्कुल पहले से मामला तय था, या कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फैसला हो गया, ऐसा नहीं था. बहुत फ्लूइड, इसमें आखिरी वक्त तक कोशिशें हुई हैं. और आई नो दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड, जो कि पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे थे. तो इसी तरह की एफर्ट यहाँ पे चाहिए. ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव होना चाहिए. गवर्नमेंट शुड टेक द लीड. आई थिंक द SECP शुड टेक द लीड कि भाई प्राइवेट इक्विटी लानी है, क्या करना है इस मुल्क के अंदर. कुछ फंडामेंटल एरियाज हैं, चाहे वो एक्सचेंज कंट्रोल से रिलेटेड हों, किस तरह से प्रोटेक्शन हो, किस तरीके से एक स्पेशली क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं कि प्राइवेट इक्विटी अगर वो किसी ज़माने में एग्जिट करेंगे तो किस किस्म के इंसेंटिव होंगे उनके लिए. एक पूरा फ्रेमवर्क ऑल द प्राइवेट इक्विटी रूल्स बने हैं इसमें. मैं उस कमेटी का पार्ट भी था जो SECP ने बनाई थी. वहाँ पर भी मैंने एक जो बात पॉइंट आउट की थी, उसमें भी वो एक मेन रीज़न ये थी कि अभी भी जो प्राइवेट इक्विटी दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन हो वो सिर्फ वो हों जो 2-4 अभी हैं. केमन आइलैंड है, या और 2 चीज़ें, 2-3 ऐसी डेस्टिनेशन हैं. आई थिंक मॉरिशस इज़ वन ऑफ देम. तो ये प्रेफरेबल रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर फ़र्ज़ करें कोई व्हीकल्स वहाँ पर बेस्ड हैं, चाहे वो, तो यहाँ से अमाउंट ले जा के वहाँ से रूट करने की इजाज़त होनी चाहिए. ये एक मैंने इम्पेडिमेंट आइडेंटिफाई करके किया था जो पिछले SECP चेयरमैन थे, कि आप अगर पाकिस्तान में कोई प्राइवेट इक्विटी फ़ंड क्रिएट करना चाहता है, तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे पैसा. वो कहेंगे कि इस फंड को आप इन 3 या 4 जुरिस्डिक्शन में सेटअप करें. तो उसके लिए क्या होगा, मैंने ये प्रपोज़ किया था कि ना सिर्फ उसको इजाज़त दी जाए कि वो वहाँ के थ्रू रूट करे, वो तो कर ही लेगा, पाकिस्तानियों को भी इजाज़त दे कि वहाँ पैसा भेजें और फिर वो पैसा पाकिस्तान आ जाए. इस सिलसिले में मैंने स्टेट बैंक गवर्नर से बात की थी जो पहले थे, अशरफ बत्रा साहब से. उन्होंने मुझे मैंने उनको कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान में प्राइवेट इक्विटी फ़ंड करना चाहता है और वो चाहता है कि फ़ंड फ़ॉरेन डोमिसाइल्ड हो,
लाइक मॉरिशस में हो या किसी कैमन आइलैंड में हो, जो प्रिफर्ड जुरिस्डिक्शंस हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप पाकिस्तान को उसको अलाउ करना चाहिए। हाँ, इसलिए कि वो एक रेगुलेटरी कंफर्ट है इन्वेस्टर्स की उन एरियाज से। वो फंड इन्वेस्ट पाकिस्तान में ही करेगा। अगर आप जिस प्राइवेट इक्विटी को देखें तो वो भी बाहर बेस्ड है, बट वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करता है। वही मॉडल, उसी मॉडल की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रपोज़ किया था SCP को कि आप ये अलाउ करें कि जो पाकिस्तानी हैं वो भी उस फंड में इन्वेस्ट करें, वो अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करें, वहाँ भेजें, और वो फंड फिर पाकिस्तान भेजें। और वो पाकिस्तान स्पेसिफिक फंड्स होने चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये ना लगे पैसा मुल्क से बाहर जाना, वो आना यहीं पे है। इस जस्ट कि कुछ अरसे के लिए वो रूट होके आएगा वापस। तो अगर इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी, प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे नहीं प्रमोट होगी। हाँ, इन्होंने अपने प्राइवेट इक्विटी रूल्स बनाए थे, मैं उसका कमेटी का मेंबर था, वो उसमें आज तक कभी किसी ने एक भी प्राइवेट इक्विटी कंपनी नहीं बनाई इस मुल्क में, इसलिए कि वो आप स्ट्रेंगुलेट कर देते हैं चीज़ों को कि इतने % इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा, जो टिपिकल एक हम जिस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स हमने बनाए हुए हैं, वो उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। सो ये एक एरिया ऐसा है, मेरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी है, गवर्नमेंट करेगी, आई वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व कि हमें इसको देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रू एमर्जिंग मार्केट प्राइवेट इक्विटी को प्रमोट करें। इंडिया में आप देखें बहुत बड़ी अमाउंट है जो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू आती है। पाकिस्तान में अभी तो बहुत ही बुनियादी मरहले से गुजर रही है प्राइवेट इक्विटी। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। आई एम श्योर कि प्राइवेट कैपेसिटी में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं, बट मैं जिस प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहा हूँ मुझे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही यहाँ पे। देखें, रिटेल मार्केट जो है ना, ये इसलिए नहीं डेवलप हो पाई कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज थी, जो हमारी ब्रोकरेज कम्युनिटी थी, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट जो हमारे रेगुलेटर्स थे, दे हैव नॉट प्लेड द ड्यू रोल। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ा ब्लेम जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस का खुद है कि इन्होंने इतनी पुअर क्वालिटी ब्रोकर्स प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर कि विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको छोड़ दें, इसको एज ए इंडस्ट्री कभी किसी ने अच्छी तरह से ओन ही नहीं किया, ब्रोकरेज इंडस्ट्री। और मेरे दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक। और अगर ये बिकॉज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी तो ब्रोकर से ही आती है। हाँ ठीक है, ब्रोकर आगे किसी बैंकिंग नेटवर्क को यूज़ करना चाहें, कुछ और करना चाहें, वो एक अलहदा बात है, बट बुनियादी रोल तो उन्होंने ही प्ले करना है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी सेल्स। तो इसमें कभी भी कोई भी, मेरा समझता हूँ SCCP में कभी भी, अब कुछ थोड़ा सा है एम्फेसिस आजकल, बट मैं समझता हूँ अभी उसमें थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि अपनी कुछ चीज़ें हो रही हैं डीम्यूचुअलाइजेशन से रिलेटेड, तो अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंजेस हैव सिंगुलरली फेल्ड इन क्रिएटिंग गुड ब्रोकर्स इन दिस कंट्री जो कि एक्विटी को एज एन एसेट क्लास डेवलप करते। जब आपके मुल्क में एक्विटी ही एज एन एसेट क्लास डेवलप नहीं हो पाई तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर। आपके म्यूचुअल फंड्स देखें, म्यूचुअल फंड भी एक्विटी में अब जाकर लोगों को कुछ थोड़ी सी रिस्पांस शुरू हुई है। अभी चाहिए ये रेगुलेटर्स को कि म्यूचुअल फंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना उसको प्रमोट करें, क्योंकि अभी डायरेक्ट एक्विटी एक्सपोजर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज लेना रिटेल लेवल पे मेरा ख्याल है मुश्किल होगा लोगों को, अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी इतनी है ही नहीं ब्रोकर्स की। तो म्यूचुअल फंड विल बी अ गुड व्हीकल टू यूज़, क्योंकि उनके पास अब रिटेल टीम्स हैं, वहाँ बैंक्स म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, बैंक्स के यूज़ देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो लेकिन कोई पहले ये एक प्लान बनाए तो सही ना कि हमने रिटेल बेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अगर वो फ़र्ज़ करें, हमने अभी एक प्रेजेंटेशन दी थी स्टॉक एक्सचेंज को भी और SCP को भी, एंड वी डेमोस्ट्रेटेड के इस पीरियड में हमने आई थिंक 2008 से 2016 का पीरियड कवर किया था उसमें, और नंबर ऑफ़ बैंक अकाउंट्स जो बढ़े हैं वो कई गुना हैं उससे जितने के नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स इस मार्केट में बढ़े हैं। एंड दैट जस्ट शोज़ के कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मार्केट का, स्टैगनेंट खड़ी हुई है रिटेल मार्केट बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टर बेस है जो हो सकता है। आखिर क्या वजह है ना इस मुल्क में जो सेविंग्स रेट है इतना लो है? इसलिए कि लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि बेचारे वो आए कहाँ आगे इन्वेस्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है। अगर लोगों को पता हो कि बहुत अच्छे रिटर्न है तो लोग विल बी फोर्स्ड टू सेव करेंगे लोग। तो
उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि ये दी जो बॉल इज़ इन दी रेगुलेटर्स कोर्ट, वेदर इट्स ए फ्रंट लाइन रेगुलेटर, द एक्सचेंजेस और द एपेक्स रेगुलेटर, उनको इसको देखना चाहिए कि इसको कैसे डेवलप करेंगे रिटेल को। सो ब्रोकर्स को अगर एज ए कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी तक अब मुझे लगता है कि एक रोल आउट होने वाला है प्लान CCP का, जिसमें ब्रोकर्स की एक रिजीम चेंज होगी। लेट्स सी, प्लस डीम्यूचुअलाइजेशन होगी, कोई अच्छा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके एक्सचेंज ऑन करेगा तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बट दिस शुड हैव बीन डन मच अर्लियर। देखिए, मैंने तो इसको इंटरनली देखा है और रिसेंटली देखा है। आज सुबह भी मेरी कुछ लोगों से अपने बात हो रही थी इस पर। वी हैव रीच्ड अ टोटली डिफरेंट कंक्लूजन। हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल में पैसा है ही नहीं, पैसा है ही रिटेल में, बिकॉज रिटेल स्टिकी है। रिटेल आपके साथ, उनको आप थोड़ा सा तवज्जो दें उन पे, वो हमेशा आपके साथ काम करेंगे। इंस्टीट्यूशंस तो का तो काम बहुत, इंस्टीट्यूशन के काम में स्केल ही एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में जो इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है। यहाँ इस वक्त इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ लोगों ने इतना ट्रिलियंस पैसा जो है वो ऐसे ही करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में छोड़ा हुआ है। तो ये अगर कोई बात करता है तो मेरा ख्याल है इंतहाई अहमकाना है। पैसा है ही, ब्रोकरेज है ही रिटेल में। और अभी आप देखिएगा इस पे काम होगा, इस पे काम होगा। मैं ख़ुद भी इस पे काम कर रहा हूँ। अभी लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। आई थिंक दैट्स नॉट सफिशेंट। पाकिस्तान में जो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है रिटेल पे, और वो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये वो एसेट क्लास है इक्विटी कि लोग आपके दरवाजे पे आके नहीं ख़रीदेंगे, आपको लोगों के दरवाजे तक जाना पड़ेगा, और वो किसी ने नहीं किया। बदकिस्मती ये है हमारी कि हमने कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई अभी तक ब्लूप्रिंट बनाया नहीं है। आप एक SCCP ने एक प्रोग्राम बनाया है, इट्स कॉल्ड द कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम। बट हमारा एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म विजन होना चाहिए कि इस कैपिटल मार्केट को हम कहाँ देखना चाहते हैं, और फिर जो फैसले हैं वो उस हिसाब से होना चाहिए। देयर इज़ अ टोटल डिस्कनेक्ट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ उस गैप को फिल सिर्फ SCCP कर सकती है, कि बताया जाए कि ये हमारा विजन है, हम कैपिटल मार्केट को यहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए इन प्लेस। मुझे वो नज़र नहीं आई अभी। देखिए, इसमें हमारा अपना कसूर भी है। हमारा ब्रोकरेज कम्युनिटी का एक बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट हुआ है पूरे मुल्क में, एंड गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। हमने 2-3 क्राइसिस देखे हैं। 2001 में देखा, 2005 में देखा, 2006 में देखा, उसके बाद 2008 में देखा। लोगों के नुकसान हुए, और उस वक्त ये इल्ज़ाम आया कि कुछ लोगों ने अनफेयर प्रैक्टिसेस से पैसे बनाए, और वो इम्प्रेशन हो सकता है कुछ लोगों की हद तक ठीक भी हो, लेकिन उसके बुनियाद पे पॉलिसी मेकिंग करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में एक इम्प्रेशन है ये, नॉट जस्ट विद एनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, बट जनरल इम्प्रेशन के ब्रोकर जो है ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कराची स्टॉक चेंज की, पुरानी जो स्टॉक चेंज थी हमारी, कि अच्छे लोग नहीं हैं स्टॉक चेंज के, और इनको किसी किस्म की कोई इंसेंटिव नहीं मिलने चाहिए। एक माइंडसेट एग्जिस्ट करता था, शायद मैं थोड़ा सा हो सकता है एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस इम्प्रेशन की वजह से, और इसमें हमारा अपना कसूर है। तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग को थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्टिव किया जाए, और गवर्नमेंट एक अपना रोड मैप लेके चले कि इस मुल्क की कैपिटल मार्केट्स को कहाँ देखना चाहती है। जब हफीज़ शेख साहब थे, मैंने एक प्रपोज़ल उनको दी थी कि आप कम से कम एक कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट ग्रुप बनाएं, जिसमें इस मुल्क के 8-10 लोगों को आप रखें, क्योंकि एक जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल मार्केट, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान जो गैप है उसको फिल करें। असूलन ये काम SCCP को करना चाहिए। अब करंट चेयरमैन ने कमेटी बनाई थी, अभी उसकी ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई। मेरा अपना ख्याल है कि एक मुल्क के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनका ग्रुप बनाया जाए, और उनको ये जो गैप है पॉलिसी मेकिंग का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान, इसको वो फिल करे। अभी तो मुझे वो गैप नज़र आता है।
ब्रोकरेज हाउसेस की कॉस्ट, जो अच्छे ब्रोकरेज हाउसेस की कॉस्ट है वो सब्सटेंशियल हो जाती है और रेवेन्यू उसके हिसाब से नहीं है। एक तो ये है कि कुछ थोड़े से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो गए थे 2008 के बाद, ब्रोकरेज रेट्स भी कम हुए। एक प्रपोज़ल है जिस पे मैं ख़ुद भी काम कर रहा हूँ आजकल, कि एक हमारी इंडस्ट्री के मिनिमम ब्रोकरेज रेट्स होने चाहिए, कम से कम एक सर्टन लेवल, एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री ब्रोकरेज हाउसेस तो हों यहाँ पर। और इस सिलसिले में जो इन्वेस्टर है वो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी वो अपने पाँव पे मार रहा है। मसलन ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये बैंक्स हैं, ये हमारे ब्रोकरेज रेट्स कम से कम किए चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अगर ये करेंगे कल को इसी इंडस्ट्री से अच्छे लोग बाहर होते चले जाएंगे और ये अब इनके अपने लिए मसला होगा। तो मैंने प्रपोज़ किया कि मिनिमम ब्रोकरेज रेट हो। अब ज़ाहिर है इसमें कंपटीशन के इश्यूज़ हैं, वो गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री की एनहांसमेंट के लिए है, ये हम ये नहीं क्रिएट कर रहे कि मैं तो सुना है अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी, क्योंकि जब से फियर्स कंपटीशन हुआ, रेट्स नीचे गिरे हैं, वहाँ पे भी एक पॉलिसी पेपर इशू हुआ है जिसमें वो देख रहे हैं कि मिनिमम रेट्स होने चाहिए उस इंडस्ट्री के भी। तो यहाँ पे भी ये करना चाहिए। तो जब तक आप रीज़नेबल कॉस्ट के साथ एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे तो ये इंडस्ट्री नहीं डेवलप होगी और इसमें अच्छे ब्रोकर्स नहीं क्रिएट होंगे। और वो ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है कि ऐसा हो।